बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतिशाम। आज की सबसे बड़ी खबर, सिंध की हुकूमत वफाक के साथ राब्ता कारी के लिए तैयार है। कराची के लिए बड़ी देर बाद अच्छी खबर आ ही गई। बिलाखिर कराची के लिए 3 बड़ी पार्टियां अब 6 मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगी। हमने 2 हफ्ते के अंदर कहा है कि जो मंसूबों की फहरिस्त इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास है, जो मंसूबों की फहरिस्त इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, उनको शॉर्टलिस्ट करना और ये फैसला करना कि ये जो मिलजुल के हम काम करने का खुसूसी एक मंसूबा करने के लिए जा रहे हैं, खुसूसी काम करने का तरीक़ेकार के साथ जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे, उसमें से किन मंसूबों की जो लीड है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी, वो कौन से मंसूबे हैं जिनकी लीड जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होगी। इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उस कमेटी में कोई कमेटी का सरबराह नहीं है, सियासी इख्तलाफात है, शदीद सियासी इख्तलाफात है, लेकिन तरक्याती काम के अंदर सियासत कोई नहीं। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आखिरकार 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने में कामयाब हो ही गई, जिसमें वफाक और सिंध के 3 नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के 3 नुमाइंदे असद उमर अली जैदी और अमीनुल हक और 3 नुमाइंदे सिंध हुकूमत के तर्जुमानी करेंगे। सिंध हुकूमत की नुमाइंदगान में मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी राब्ता कमेटी में शामिल होंगे। और अहम बात यह है कि इस कमेटी का कोई भी कन्वीनियर नहीं होगा और आइंदा 2 हफ्तों में कराची के लिए बड़े फैसले किए जाएंगे। ये फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से मंसूबों के लिए इख्तियारात में शराकत दारी की जाएगी। कमेटी के सेक्रेटरी PND के चेयरमैन होंगे। 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि मंसूबों की निगरानी वफाक करेगा और किन मंसूबों की सूबा करेगा। इन मंसूबों की फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी, जबकि अगर कोई कानूनी वजाहत या तब्दीली की जरूरत है तो वो की जाएगी। अहम तरीन बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी जो कल तक इख्तियारात को शेयर करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, जो सिंध की तकसीम के खिलाफ, सिंध भर में विफाक के खिलाफ नारे लगाती फिर रही थी, और जिस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये कह रही थी कि इन पर सिंध के मामलात के हवाले से दबाव डाला जा रहा है, अब वो राबता कमेटी के लिए आखिर कैसे मान गई है? क्या पीपल्स पार्टी ने दबाव कबूल कर लिया है? क्या बिलावल भुट्टो अब किसी की दी गई लाइन पर आ गए हैं, जिसका कल तक वो खुद गिला भी कर रहे थे? जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है, ये भी जाली जमहूरियत नहीं चलेगा। हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए। हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए। जमहूरी हकूक पे हो, इंसानी हकूक पे हो, इस मुल्क के गरीब आवाम के मुआशी हकूक पे हो, हम आपके दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। वो मुराद अली शाह जो सिंध को मां कहकर इसकी तकसीम के खिलाफ सोचने वालों को साफ साफ कह रहे थे कि हम इख्तियारात को किसी के साथ भी कभी भी शेयर नहीं करेंगे, और कराची के बारे में सोचने वाले अपने ज़हनी फतूर और खन्नास को दूर कर लें। क्या मुराद अली शाह एक ही दिन में बदल गए हैं? ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके सामने मुराद अली शाह की नहीं चलती और वो ना करते हुए भी राब्ता कमेटी के लिए हाँ कर बैठे हैं? यहाँ ये कमेटी भी पहले की तरह एक वक्त का ज़या ही साबित होगा और कराची के मसाइल और वसाइल पर जंग जारी रहेगी। इख्तियारात और इक़्तिदार की जिस जंग में कराची बदतरीन सूरत हाल से 2-4 है, इस वक्त सिंध भर में पीपल्स पार्टी विफाक के खिलाफ रैलियां निकाल रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, और इसी तरह से तहरीक इंसाफ की सिंध असेंबली में मौजूद जो अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो ये कह रहे हैं कि निजाम दुरुस्त ना हुआ तो
तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करने में आगे आगे होंगे। यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची के लिए बड़े हल्की बातें कर रहे हैं और कराची की सूरत हाल पर काफी परेशान भी हैं। क्या कराची के लिए बनाई गई राब्ता कमेटी वो आखिरी कोशिश है कि जिसके बाद वफाक किसी भी इंतहाई कदम को उठाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा और सिंध में आखिरी हल गवर्नर राज या कराची को वफाक के तहत चलाने के आईनी हल की भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि खान साहब की इसके ऊपर क्या राय है। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने इनवाइट किया नजीब हारून साहब को, फोकल पर्सन है कराची मेगा प्रोजेक्ट्स पर, मोस्ट रेलेवेंट पर्सन ऑन दिस इशू। बहुत शुक्रिया नजीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज कराची के लिए कमेटी भी बन गई, इत्तेफाक राय भी हो गया, कैसे बनाया पीपल्स पार्टी को या फिर बकौल बिलावल साहब के दबाव डाला गया है? कराची कह लें, सिंध, ये जो है सिंध गवर्नमेंट, जो ज़ाहिर बात है इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, और मरकजी हुकूमत जो इस वक्त पीटीआई के पास है, तो ये जो भी मामलात है ना, तो मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को एक वर्किंग रिलेशनशिप, दोनों को इस चीज का इदराक हुआ, एहसास हुआ, जो भी वक्त लगा कि ज़ाहिर बात है कि जब तक जुड़ेंगे नहीं और बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं कायम करेंगे, जब तक कराची जो है वो रुलता रहेगा और ज़ाहिर बात है कि ये एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी चलती रहेगी। और कराची वालों का जो हाल पिछले ये बारिशों के अंदर कि आफत ज़्यादा हुआ, मतलब सैलाबी की कैफियत थी, बहुत से भी मदद ली गई, एनडीएमए भी आई, तो फिर ये सबको इदराक हुआ कि क्या तो कराची को बिल्कुल बेबसा छोड़ दिया जाए या कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाई जाए। तो उसका ये समझ लें नतीजे के तौर पे एक ये कमेटी बन गई है कि जिसके अंदर सबको जिम्मेदारियां हों, बांटी जाए। जो कराची के मसाइल हैं वो तो कराची का बच्चा बता सकता है कि कराची के क्या मसाइल हैं। जाहिर है कि पीने का पानी जो आना था K4 का, वो बड़ा मसला है। सीवेज जो नालियां और गटरें उबल रही हैं वो मसला है। उसके बाद कूड़ा उठना है कराची का, जो हजारों टन जमा होता है और फिर कभी नालों में से बरामद होता है या इलाकों के अंदर अंबार लगते हैं। इसी तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं। इसी तरीके से ये जो बारिश का पानी है उनके ऊपर जो उस बारिश के पानी के निकास और जो उसकी जो गुजरगाहें थी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गए कचरे से। जब ये सारी, ये तो सबको पता था, अब जो ये था कि कौन क्या करेगा और उसके वसाइल कहाँ से आएंगे, तो इसके ऊपर एक अच्छी शक्ल निकली है। कौन क्या करेगा? 6 शोबों में 6 रुकनी कमेटी तो कायम हो गई। क्या इस चीज का फैसला हो गया है कि लीड कौन करेगा? और क्या वफाक जो है, वफाक को सिंध हुकूमत वो इख्तियारात दे रही है जिसके हवाले से पहले डिनाइल में थी कि कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इख्तियारात वो शेयर नहीं करना चाहते? देखिए, इसमें मरकजी हुकूमत तो पूरे मुल्क की जिम्मेदार है, उसमें कराची भी आता है, सिंध भी आता है पूरा। और इस वक्त जो कराची की जो सूबाई हुकूमत है वो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त हमारे मुराद अली शाह साहब जो हैं वो वजीर आला हैं। तो जो कराची के अंदर जो जैसे कहते हैं ना कि दस्तरखान या मेज़बान, जो कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहेगी तो वो बहुत सारी इंटरफेसिंग होगी, है ना। और अगर यही होता रहे कि भाई तू कौन मैं कौन, ये एक दूसरे के ऊपर, तो ये तो कराची भुगत ही रहा है, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये इस पर असूली फैसला ये है कि बैठ के और फिर इसके वसाइल कहाँ से आएंगे, यानी इस चीज के वसाइल मरकज देगा अपने PSDP में से, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से, और सूबाई हुकूमत प्रोविंशियल जो PSDP है उसमें से देगा। जो इंटरनेशनल एजेंसी की फंडिंग है वो कैसे चैनलाइज होगी, और जो प्राइवेट सेक्टर को कहाँ इन्वॉल्व करना है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो फंड था, जो ये पैसे आए थे बैरिया टाउन से, वो करा। तो अब ये बैठ के चीजें जो कहते हैं ना नट्स एंड बोल्ट्स, अगर ये तय हो जाएंगी और तो इंशाल्लाह
उम्मीद करनी है बाकी कराची के लोगों बिल्कुल के उम्मीद पास। तो अच्छी रखनी चाहिए नजीब साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की एक बड़ी हिस्ट्री रही है और वो ये रही है कि कोई भी जमात जो है वो कराची के हवाले से दूसरे किसी भी सियासी जमात को जो है वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं होती। तो अगर खुदा न खास्ता ये राब्ता कमेटी कामयाब नहीं होती तो क्या सिंध में गवर्नर राज ही फिर आप लोगों के लिए एक वाहिद हल रह जाएगा, या फिर कोई और ऑप्शन भी आप लोगों के पास है, कोई ऑप्शन बी या कोई प्लान बी या फिर कोई सेकंड ऑप्शन के तौर पर कोई और चीज ज़ेरे गौर है? देखिए, जो एक हमारे मुल्क का आइन है उसके अंदर जो भी चीजें हैं और जो भी इख्तियारात मरकज के पास हैं, सूबे के पास हैं, हमारी पहली कोशिश क्या आखिरी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि उसी के दायरे के अंदर हम जहाँ पर अपना हक जिताएं कि ये हमारी इसी तरीके से दूसरे के हक को भी तस्लीम करें, है ना। क्योंकि जिस इलेक्शन के अंदर मरकजी हुकूमत बनी उसी इलेक्शन के अंदर सूबाई हुकूमत बनी, बल्दियात की मामला हुआ, तो ये जो चीज है, वरना ये खेचा पानी में लोगों की हालत हुई, जो पिछड़ा कराची आफत ज़दा हुआ, जो सैलाबी कैफियत हुई, जो कराची के अंदर आप समझे ना कि जो गुजरी कराची वालों के ऊपर, और सब बेबस थे, सब तमाशा देख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर रहते हुए अपने अपने इख्तियार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दूसरे के जो कुछ भी आइन और इस वक्त जो कानून है जो उसको वो देता है उसको तस्लीम करते हुए, और एक वर्किंग रिलेशनशिप, यूँ समझ लें जैसे एक जहाज में जैसे जब टेक ऑफ कर लेता है ना, इलेक्शन हो गया, तो जो भी हैं उन सब के लिए जरूरी होता है कि इस जहाज को मंजिल तक पहुंचाया जाए, और किसी पैसेंजर को दरवाजा खोल के अगर उतारा जाएगा हवा के अंदर तो उसके अपने मसाइल उम्मीद करते हैं कि नजीब साहब अब ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ये मामले की नाजुकी को समझेंगे, और अब ये जो टेक ऑफ होने लगा है ये काफी स्मूथ किस्म का टेक ऑफ होगा और कराची के लिए इसमें से कोई बेहतरीन नतीजा भी निकलेगा। अरशद वोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी के, और अरशद वोरा साहब आप लोग भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बैठ गए इकट्ठे, और अब तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद कोई हल निकल आए कराची का। आप लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ निकलने वाला है या माजी की तरह वैसे ही वक्त का ज़िया होने वाला है? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये वक्त का ज़िया होगा, क्योंकि इस तरीके से कमेटीज और ये बनाना और ये सोल्यूशन नहीं है। आपको एक्चुअल जो टारगेटेड चीजें हैं ना उसको एड्रेस करना होगा, और टारगेटेड चीजों में आर्टिकल 140A को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, आपको जो है निचली सतह तक, और बिलखुसूस जिस तरीके से एनएससी अवार्ड होता है उसी तरह पीएससी अवार्ड को जो है वो अवार्ड करना पड़ेगा, और इसको निचली सतह तक लेकर आना होगा और यूनियन काउंसिल तक लेके आना होगा। मैं ये समझता हूँ कि कराची के साथ सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो हुई है कि कराची को जो कहते थे कि मेयर हो तो अपना हो, और ये नारे लगाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, उन लोगों ने जिस तरीके से इस शहर को लूटा है, मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि जितना पैसा इनको मिला विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज उन लोगों ने किया। ठीक है, मैं इस चीज अभी जो कमेटी बनी है आप लोग को खैर मकदम कर रहे हैं, उसका आपको उसमें से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? आप सारे अगर इकट्ठे बैठ गए हैं और कराची की भलाई के लिए बैठे हैं तो कुछ निकलेगा इसमें से? देखिए आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कमेटी अभी तक ऐसा कोई अनाउंस नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 में मुस्तफा कमाल को, बिकॉज मुस्तफा कमाल जो है वो पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए ही वाज अ सक्सेस स्टोरी, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट दोज मीटिंग, और जो उन्होंने बातें कही उस पर सब लोगों ने कहा कि यस ही इज राइट। तो मुस्तफा कमाल की बातों को सबने एग्री किया, सबने कहा कि यस ही इज राइट, व्हिच मींस कि मुस्तफा कमाल के पास एक विजन है, मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया, मुस्तफा कमाल वाज अ सक्सेस स्टोरी। तो अब बात ये है कि अगर आपने नहीं, जब अग्री भी किया वोरा साहब तो फिर आप लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया, या मुस्तफा कमाल साहब क्यों उनके जो नुमाइंदगान हैं उनका हिस्सा नहीं है? आपको किसने कह दिया? कौन सी कमेटी अभी तक ऑफिशियली अनाउंस हुई है? डू यू हैव एनी कमेटी व्हिच हैज बीन ऑफिशियली? असद उमर साहब ने कहा है।
किसने कहा है? اسد عمر صاحب نے بالکل یہ بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے اور ہمارے پاس تو نام بھی ہے. وفاقی حکومت کے 3 نمائندے اسد عمر, علی زیدی, امین الحق, اور دوسری طرف سے 3 نمائندوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں. اب اگر اسد عمر صاحب اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو بڑے لیڈران ہیں, ان کی آپ پرانے بہت ساری ریکارڈنگ سنیں گے, اگر انہوں نے اناؤنس کر دیا تو اناؤنس کریں نا, اس کو نوٹیفائی کر دیا نا. ہمارے پاس تو ان 6 نمائندگان کے نام بھی ہیں. اسد عمر صاحب نے کہہ دیا نا آج. شام کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نوٹیفیکیشن پیپر جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے. پیپر پہ انہوں نے اگر کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا, اور اسد عمر ایک اہم پوسٹ کے اوپر ہیں, حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں, کچھ تو امپورٹنس دینی چاہیے نا ان کی بات کو. وارا صاحب دیکھیں ان کی بات کو کیا امپورٹنس دیں, وہ تو آج کل ایک بات کرتے ہیں, 2 دن بعد ایک بات کرتے ہیں. آپ کہیں 2 ہفتے کے اندر ان کا نہیں چلیں. اچھا وارا صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کو اس میں ڈاؤٹ کیا ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی ہی نہیں, یا اگر بنے گی تو آپ لوگوں کو بھی بیچ میں جو ہے وہ رکھا جائے گا, حصہ دیا جائے گا, کیا ڈاؤٹ کیا ہے؟ نہیں بیچ میں رکھا جائے گا جی, کیا بات ہے. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مصطفیٰ کمال از اے سکسیس اسٹوری. مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا, اور ان سب کو پتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, سب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ہیز ڈیلیورڈ. ہی نوز کہ کیا ہے, کیا بیماری ہے اس شہر کو, اور اس کی کس طرح سرجری کرنی ہے. ٹھیک. تو اگر جب تک بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, جب تک ان کے اندر سنسیئرٹی نہیں آئے گی, جب تک ان کے اندر ایمانداری نہیں آئے گی, they would not be able to deliver to the city. چاہے آپ کمیٹیاں بنا لیں, چاہے جتنی آپ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے دے ہیں, whatever you do, they won't be able to deliver because they do not have any intention. یہ لوگ with all due respect, معاف کیجیے گا مجھے میری لینگویج پہ, یہ چور ہیں. انہوں نے پیسہ کھایا ہے. آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کی جو بلدیاتی حکومت تھی اس کو اربوں روپے ملے ہیں ڈیولپمنٹ پہ. وہ اربوں روپے اگر ان سے پوچھے تو وہ کہاں گئے. میں آپ کو یہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دوں گا کہ ایم کیو ایم کو کتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے. ارشد وورا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ارشد وورا صاحب جو ہیں وہ ابھی فی الحال تو کمیٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ایکچولی پتا ہے کہ کراچی کا کیا مسئلہ ہے, کراچی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, اور ان کو بھی وہ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے اگر جب کمیٹی جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے. اب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑے اہم موضوع کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. سعودی عرب کا بڑا کلیئر جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کے وزیر مملکت برائے وزارت خارجہ کی جانب سے ہمارے سامنے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بات کی ہے, ان کی بیسٹ اسٹیٹمنٹ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. اسی عام موضوع پر گفتگو کریں گے, اور یہ مقبول جان صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. دنیا بھر میں اس وقت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے پر کافی بحث ہو رہی ہے. ایسے میں وزیر اعظم پاکستان کے بیان کی ملک بھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے. گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے صاف الفاظ میں اسرائیل کے حوالے سے بتا دیا کہ اس معاملے پر قائد اعظم نے پاکستان کا موقف 1948 میں ہی واضح کر دیا تھا, اور ہم کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو بھول جائیں؟ ہم فلسطینیوں کے درد کو سمجھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو فلسطین میں بھی سنا گیا اور سراہا گیا, اور آج فلسطین نے پاکستان کے موقف پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو فلسطینی اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. پاکستانی ہمارے عزیز بھائی ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر فورم پر فلسطین کی ہمیشہ سے حمایت کی ہے. اسرائیل اور یو اے ای کے معاہدے کو امن معاہدہ کہا گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس امن میں اگر فلسطین فریق ہی نہیں ہوگا تو یہ امن معاہدہ آخر کیسے ہو گیا؟ اس امن معاہدے پر اس وقت عرب ممالک میں عوامی رد عمل آ رہا ہے. ایران نے اس معاہدے کی مخالفت کھل کر کی ہے, اور آج سعودی عرب نے بھی دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے پاکستان کی آواز سے آواز ملا دی ہے. سعودی عرب کی جانب سے اس معاہدے کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ہوا ہے, اور کہا ہے کہ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین میں اسرائیلی مظالم بند نہیں ہوں گے. سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کی پیروی نہ کرنے کا بھی اعلان کیا. مصر اور اردن اس معاہدے کی پہلے ہی حمایت کر چکے ہیں. سوڈان نے بھی بیان دیا ہے کہ وسیع تر مفاد میں اسرائیل کا ساتھ دیں گے, لیکن عام بات یہ ہے کہ جس وزیر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا اسے عہدے سے برطرف کر دیا گیا.
इस तरह अब तक इसराइल और मुत्तहदा अरब अमाराती मुआहदे को मुस्लिम ममालिक की जानिब से बड़ी हिमायत नहीं मिल सकी है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसराइल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान गुज़श्ता रोज सामने आया और बड़ी पज़ीराई जो है वो इसको मिल रही है। कितनी अहमियत का हामिल है खास तौर पर इस वक्त को अगर हम देखें वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट? देखिए, बुनियादी तौर पर बयानात तो सब जगह से आ रहे हैं और बयानात ज़ाहिर बात है पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में मैंने आज से कई हफ्ते पहले कहा था ये आखिरी मुल्क होंगे जो कि इसराइल को तस्लीम करेंगे। उसकी ये वजह नहीं कि क़यादत का मसला है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ के अवाम जो हैं वो किसी तौर पर मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पर उस जगह पर इसराइल जो है उसकी वो एस्टेब्लिशमेंट का हो या उसका तस्लीम किया जाए। क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा में जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है सिर्फ ये पाकिस्तान का इलाका था जहाँ खिलाफत मूवमेंट चली थी। इसी तरह जो सऊदी अरब की जो अवाम है वो अभी किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं, वो फ़ौरन आले सऊद की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो इसराइल का मसला है ये ना तो मानने वाला मसला है ना मानने वाला, ये तो एक बुनियादी तौर पर एक आलमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ मसला है जो कि होनी है। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिस इलाके पे यहूदी आबाद हैं वो इलाका जो है वो तो उर्दन का है और उर्दन ने 26 अक्टूबर 1994 को इसराइल को तस्लीम कर लिया था। और वहां इस वक्त जो 4 लाख यहूदी आबाद हुए हैं वो कहां से आए हैं? कोई कैलिफोर्निया से आया है, कोई स्पेन से आया है, कोई पेरिस से आया है। ये क्या काम करने आए हैं वहां पर? क्या उनको वहां को बहुत बड़ी नौकरियां मिल रही हैं? क्या वहां को बहुत बड़े जैसे कहते हैं एनर्जी के सेक्टर्स खुल गए हैं? क्या वहां को पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ दुनिया भर पर वाज़ेह कर दिया। अब आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है खास तौर पर अमेरिका की जानिब से कोई मुमकिना रद्द-ए-अमल? नहीं, क्या होगा? अमेरिका ने तस्लीम किया हुआ है, अमेरिका ने उसको बनाया है। हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। बरतानिया ने 1916 में बारफोल का एग्रीमेंट किया था, उसके तहत यहूदियों को वहां आबाद किया हुआ था। हम बरतानिया को चूम के रखते हैं, हमारे सारे के सारे लोगों के घर वहां हैं। तो ये मतलब ये बयान है, इसको बयान की हद तक लिया करें। अच्छा। इस दुनिया में आप यानी इसराइल को तो हमने वो उसको बच्चे को तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहसें होती रही हैं बयानात पर भी, जिस तरह इसराइल के हवाले से मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो माजी में इमरान खान साहब पर तनकीद करती रही हैं, लेकिन अब इसराइल के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हालिया मुआहदों पर उनका रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में नहीं आ रहा। देखिए, रद्द-ए-अमल सबसे पहले किसका आया है? अर्दगान का आया है ना। अर्दगान तुर्की पहला मुल्क था 1948 में, 49 मार्च में, 48 14 महीने में इसराइल बना है। 49 में तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आज तक तस्लीम किया हुआ है। वहां भी सफारतखाना है, यहां पर सफारतखाना है। इनको बयानात की हद तक देखा करें। एक जज्बाती कैफियत हम वाकई पाकिस्तान में इमरान खान ने इसलिए बयान दिया है कि पाकिस्तान में कोई शख्स जुर्रत ही नहीं कर सकता कि इसराइल को तस्लीम करे। यहाँ की फिजा बड़ी और तरह की है। यही कैफियत सऊदी अरब की है, वहां भी तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन बाकी दुनिया के सारे मुल्क मुसलमान मुल्क मुख्तलिफ हैं। 1947 में जो कमेटी बनी थी जिसने इसराइल को क़याम के लिए तजावीज दी थी, 11 मुल्कों की कमेटी थी, उसमें ईरान शामिल था। 48 में ईरान के तल्लुकात हुए, 1979 तक ईरान रहा, जिसे को 6 दिन की जंग हो रही थी, तेल जो है ईरान देता था। लेकिन हालात बदल गए, आज तल्लुकात खराब हैं, आज और तरह की सूरत हाल है। मिस्र जो है उसने जंग लड़ी, सीना के अंदर इतनी बड़ी जंग हुई, पूरा इलाका इसराइल ने ले लिया। 73 में मिस्र ने इसराइल के साथ तल्लुकात बना लिए। आज मिस्र से बसें चलती हैं, इन तब्दीलियों के बाद और खास तौर पर यूएई ने जब तस्लीम किया इसराइल को, तो मशरिक वुस्ता के मंजरनामे में कोई तब्दीली अगले आने वाले दिनों में नजर आती है आपको? कोई नहीं। क्या था? देखिए, बात मुझे बताइए कि मसला यह है कि आज से तकरीबन 2006 से तमाम दुनिया के बड़े बैंकों की इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। वो सारी इन्वेस्टमेंट यहूदियों की है। लेकिन असल बात कोई समझता नहीं है कि वो यहूदी इसराइल क्यों हैं। क्या वो वहां पर कुछ तस्वीर देख के आए हैं? वो तो वहां आए हैं जहां रेत थी, जहां 3 दिन के बाद पानी मिलता था, जहां अरब उनकी जान का दुश्मन थे। वो हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इस जगह पर इजराइल में एक आलमी हुकूमत कायम करेगा हमारा मसाया आके। वो अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, अपनी फैक्ट्री छोड़ के आए हैं, अपने लंदन के पेरिस के घर छोड़ के आए हैं। वो इन तरह के बयानों के लिए नहीं आए। मुझसे एक दिन उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। वो वहां पर पहुंचे। आपको मैं कहूंगा अपना घर छोड़ के लाहौर का आप चले जाएं और जाके नकुंडी में आबाद हो जाएं, या आप कंधार चले जाएं जहां पे
جائیں نہیں جائیں گے, کہیں میں پاگل ہوں؟ پوری یہودی وہاں پہنچا ہے, کس لیے پہنچا ہے؟ لڑنے کے لیے پہنچا ہے. اس میں آپ تسلیم کریں یا نہ کریں, بیان دیں یا نہ دیں, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. فلسطینیوں کو اگر ایک بن بھی جائے تب بھی یہودی, ان کے روز کی جو باتیں چلتی ہیں, ان کے ہاں جو ان کے کینسٹ کے اندر باتیں ہوتی ہیں, وہ کئی کہتے ہیں کہ ابھی یوم کپور آ رہا ہے اور یہ 4 بلڈ مون تھیوری جو ہے اس کے اندر ہم نے مسلمانوں کا کلا کما کرنا ہے. ہم نے ایک ریاست قائم کرنی ہے جس کے اندر شام بھی شامل ہوگا, جس میں اردن بھی شامل ہوگا, جس میں دبئی بھی شامل ہوگا, جس میں یہ پورے کا پورا مدینہ کی ریاست بھی شامل, یہ سارے کا عراق فرات تک شامل ہوگا. انہوں نے نقشہ بنایا ہے. یہ جو اسرائیل کا نقشہ ہے اس کے اوپر نیلا جو ایک پٹی ہے وہ دریائے نیل کی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے مسلم امہ کے متحد ہونے کا, مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے, مسلم امہ کو متحد ہو جانا چاہیے, یہ کانسیپٹ کیا اب صرف باتوں کی حد تک ہی؟ دیکھیں مسلمان حکمران کو آپ ان کو مسلمان حکمران سمجھتے ہیں؟ یہ سیکولر حکمران سمجھتے ہیں. بشار الاسد جو ہے یہ ایک اسلامی حکمران ہے, یا پرویز مشرف ایک اسلامی حکمران تھا, یا مہاتر محمد ایک اسلامی حکمران ہے, یا جنرل سی سی ایک اسلامی, سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں. جیسے ڈیگول ہے, جیسے تھا, یا جیسے چرچل تھا, جیسے ابھی مترا ہیں, ویسے یہ ہیں. یہ سارے کے سارے سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں جو اسلامی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. تو گریٹر اسرائیل تو نظر آ رہا ہے نا جی, نظر آ رہا ہے. اس نے اپنے ارد گرد تمام ممالک کو تباہ کر دیا ہے. شام تباہ ہو چکا ہوا ہے, لیبنان تباہ ہو چکا ہوا ہے, عراق تباہ ہو چکا ہوا ہے. باقی دبئی اور ابو ظہبی بحرین کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ 3-4 لاکھ کے ملک ہیں, باقی سارے تو جو ہیں وہ کوئی پاکستان سے گیا ہوا ہے, کوئی انڈیا سے گیا ہوا ہے. جس دن جنگ چڑی سارے جہاز لیں گے, اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے. ان 3-4 لاکھ کو ختم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اسرائیل نے تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں, اوپر کی پٹی جو ہے ان کے جھنڈے میں وہ نیلی دریائے نیل کی ہے, نیچے دریائے فرات کی ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے ریاست بنانی ہے, اور درمیان میں انہوں نے سٹار آف ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو سٹار ہے اس کا رکھا ہوا ہے. وہ تو شروع سے کہتے ہیں انہوں نے کب کا ہے. یعنی اسرائیل وہ واحد ملک ہے کہ جس نے اپنا آئین نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہے the constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے, وہ تورات کے اوپر چلتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب, وقت اس سیگمنٹ کا ہمارے پاس ختم ہو گیا. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسلام آباد کا ایک بڑا ہی کی پوائنٹ ہے سیاحت کو لے کر کے, ایک بڑا ہی اہم سیاحتی مقام, اور میرے خیال میں ہم سب میں سے بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ جگہ جہاں پر جا کر کھانا کھایا جاتا تھا جب بھی اسلام آباد کو وزٹ کیا جاتا تھا, منار ریسٹورنٹ, اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ فیصلہ ہوا, اور آخر اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو وفاقی حکومت کیا اس کو کوئی متبادل بھی دینے جا رہی ہے؟ اسی کے اوپر گفتگو ہمیں کرنی ہے. ہمارے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. دنیا بھر میں اس وقت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے پر کافی بحث ہو رہی ہے. ایسے میں وزیراعظم پاکستان کے بیان کی ملک بھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے. گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے صاف الفاظ میں اسرائیل کے حوالے سے بتا دیا کہ اس معاملے پر قائد اعظم نے پاکستان کا موقف 1948 میں ہی واضح کر دیا تھا, اور ہم کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو بھول جائیں؟ ہم فلسطینیوں کے درد کو سمجھتے ہیں. بڑی خبر ہے کہ وفاق نے اسلام آباد میں بڑے سیاحتی مقام پر بڑے ہوٹل کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی کابینہ میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کئی سخت فیصلے بھی کیے گئے ہیں. منال ریسٹورنٹ کو وفاقی حکومت کی جانب سے بند کرنے کا ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے جی, اور وفاقی حکومت نے قانون کے تحت نیشنل پارک میں کسی بھی قسم کی تعمیر یا کاروباری جو سرگرمی ہے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ کہا ہے. اور کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی نیشنل پارک آئے گا وہاں کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی اور اب کنسٹرکشن مافیا کی نہیں چلے گی.
मोनाल रेस्टोरेंट शहर इक़्तिदार ही नहीं बल्कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए जो सयाहत हैं उनकी तवज्जो का मरकज रहा है, जहां सैकड़ों अफराद का रोजगार भी इस वफाकी हुकूमत के फैसले से खत्म हो जाएगा। तनाज़ा इस वक्त खबरों में आया जब गुज़श्ता बरस मोनाल इंतजामिया ने तौसी की गर्ज से सैकड़ों दरख्त काट दिए थे, जबकि मई 2020 में इस्लामाबाद इंतजामिया ने नई तामीरात करने और दरख्त काटने पर मोनाल को सील कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर इंतजामिया की सरजनिश की थी और तौसी हिस्सा मस्मार करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत इस वक्त माहौलियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई सख्त किस्म के इकदाम जो है वो उठा रही है और हुकूमत का फोकस है जी कि जंगलात को फरोग दिया जाए, जिसके तहत 10 अरब दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने का मंसूबा भी किया गया है। इन्हीं सख्त फैसलों में हुकूमत का एक और बड़ा फैसला माहौल को महफूज बनाने के लिए प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी भी थी। माहौल दोस्त यूरो 5 पेट्रोल की दरामद का आगाज भी हुआ। इन्हीं बड़े फैसलों में से एक है। एक बड़ा इकदाम ये भी है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त मजीद क्या इकदाम इस हवाले से और कर रही है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम मजीद इस हवाले से जानेंगे। जरताज साहिबा, एक तरफ आपकी हुकूमत जो है वो बहुत जोर देती है सियाहत के ऊपर और सियाहत के फरोग की बहुत ज्यादा बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अहम की पॉइंट था इस्लामाबाद पे टूरिस्ट की अट्रैक्शन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी जो लोग आते थे और इस्लामाबाद को विजिट करते थे तो उनको पहले ही जिस जगह पर जाना होता था वो मोनाल रेस्टोरेंट होता था, क्योंकि वहां से एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का व्यू जो है वो इस्लामाबाद का मिलता है। तो क्या वजह बनी, क्यों इस रेस्टोरेंट को खत्म करने का जो फैसला है वो लिया गया है अचानक? आयशा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा ख्याल है अगर आप पूरी वीडियो देखें इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। बात ये है कि हम लोगों ने एक कैबिनेट मीटिंग में ये पूरा इस्लामाबाद का पूरा मास्टर प्लान भी आ रहा है सामने। अच्छा। और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरीके से या इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो रही है और हमारे पहाड़ी इलाकों को काट के जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है और फिर उस इलाके में CSR के तहत भी एक दरख्त भी नहीं लगाया जाता और गंदगी फेंकी जाती है, पानी को जो है वो सीवरेज में चेंज कर दिया जाता है, उसको कोई निकास नहीं होता। तो उसके ऊपर एक ये पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है। सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट वो ये है और वो मैंने दी है और मैं उसके ऊपर कायम हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की डेफिनेशन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को और फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए आपको सिर्फ जो उसकी एक नेचुरल ब्यूटी होती है उसको ठीक है। इसके मतलब है कि असूली फैसला कर लिया गया है। बहरहाल जो जिस रेस्टोरेंट की हम बात करें मोनाल रेस्टोरेंट, वो इस वक्त सील है, वहां पर ऑपरेशनल नहीं है वो। अच्छा, मैं जानना आपसे ये चाहूंगी जरताज साहिबा कि दुनिया भर में जो इस तरह के मकामात होते हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं या फिर नेशनल पार्क, क्योंकि आप प्रिजर्व करने की बात करें तो अगर वहां से उस चीज को खत्म किया जाएगा तो क्या इसका मुतबादिल भी आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा? दुनिया भर में जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पर ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि फिर जो है वो वहां का रुख करते हैं और वो जो कुदरती हुस्न है उसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की कोई चीज आप लोग भी देने जा रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। देखिए, दुनिया में अगर आप नेचुरल ब्यूटी की खातिर या टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लोकल टूरिज्म हो चाहे वो इंटरनेशनल टूरिज्म हो, अब या आप टूरिस्ट को किस से अट्रैक्ट करेंगे? अगर अच्छा होटल नहीं होगा या अच्छे स्टे स्टेशन नहीं होंगे, हमारी क्राफ्ट्स नहीं होंगी वहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, तो लोग किस से अट्रैक्ट करेंगे? और अगर जब आप उनको बुलाते हैं तो फिर आप उनको फैसिलिटेट भी करें। दूसरी सूरत में जहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन पहले से हो गई, ज़ाहिर बात है बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन मेरी हुकूमत से पहले हुई है, लेकिन शहर एक्सपैंड करते जा रहे हैं। आपकी सबसे खूबसूरत कैपिटल, दुनिया की खूबसूरत कैपिटल में एक इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में पाकिस्तान में इस कदर अर्बन स्प्रॉल है, यहाँ तक कि नियर विसिनिटीज़ में स्लम्स बन गए हैं जहाँ पे इलीगल अर्बनाइजेशन हुई हुई है और वहाँ पे जो टूरिस्ट को तो छोड़ दे, लोकल लोगों को भी साफ पीने का पानी मुयसर नहीं होता। गंदगी के इस कदर ढेर लगे हुए हैं। नहीं, वो बातें सारी आपकी जरताज साहिबा बहुत दुरुस्त है। मैं वापस फिर उसी मुद्दे पर आना चाहूंगी जिस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट मोनाल रेस्टोरेंट की हम बात करें। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि दीगर महकमों के साथ आप लोग मिले और हुकूमत जो है वो खुद इसको अपने कंट्रोल में ले ले और माहौल को बचाते हुए और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको ऑपरेट किया जाए, क्योंकि हजारों लोगों का वहां पर रोजगार भी जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी एक बड़ा मसला बन चुका है आप लोगों के दौर में और लोगों की नौकरियां जो हैं वो जाती भी नजर आ रही हैं, तो हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था इस होटल से। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई क्लब बने हुए हैं या कहीं पर कोई रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे मिलके तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं,
چاہے وہاں پہ کنسٹرکشن کی کوئی کمپنی ہے یا وہاں پہ ٹورزم آتے ہیں یا وہاں پہ انوائرمنٹ لا لے کے آنا پڑتا ہے, نیشنل پارک کی کوئی جورسڈکشن ہے یا ٹورزم کو ہم نے کرنا ہے, تو وہ پھر سب سائملٹینیسلی مل کے, اسلام آباد کی اگزامپل آپ لیں تو آپ کو سی ڈی اے کو بھی بٹھانا پڑے گا, انٹیریئر منسٹری کو بھی بٹھانا پڑے گا, ہماری کلائمیٹ چینج کو بھی بٹھانا پڑے گا, تو اس میں پھر یہ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. ڈیمولش کرنا تو کوئی سلوشن نہیں ہے, اس کا یہی ہے کہ پھر وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے, لیکن نیشنل پارک کی حدود میں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے, لیکن جو پہلے سے بنے ہوئے اس کا کوئی ایسا اچھا طریقہ کار نکل آئے کہ سوسائٹی کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے کوئی ایسا سی ایس آر ہو یا کوئی ایسی کوئی سلوشن ہو. لیکن وہ ظاہری بات عائشہ, میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, کیونکہ ماسٹر پلانس کے اوپر جو ہے یہ جو انلیگل اربنائزیشن ہوگی, جہاں جدھر دل کرتا ہے پہاڑ کاٹ کے کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, ظاہری بات ہے, اور گرین بیلٹس بالکل ختم ہو رہی ہیں, جھاڑیاں رہ گئی ہیں, درخت نام کی تو کوئی چیزیں نہیں ہے. تو اب ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اس کے اوپر ایک اربن پلان, پورا ماسٹر پلان جو ہے وہ اسلام آباد کا بن رہا ہے. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بہتری آئے گی, اور جو آپ سلوشن مجھ سے مانگ رہی ہیں انشاءاللہ اس کا سلوشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی آپ کو انشاءاللہ دے گی. ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا ہے زرتاج صاحبہ, یورو 5 پیٹرول کی پاکستان آمد کتنی خوش آئند ہو سکتی ہے, اور کیا آپ لوگوں نے کچھ تخمینے بھی لگائے ہوں گے, تو اس کے مطابق کتنا بڑا اور کتنا پازیٹیو چینج جو ہے وہ آئے گا؟ یہ بھی دیکھیے 1992 کے بعد دنیا میں یورو 2 بالکل آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہونا شروع ہو گیا, اور اگر آپ دیکھیں تو یورو 5 ہی دنیا میں ملتا ہے. لیکن 1992 کے بعد پاکستان میں جتنی بھی آئل ریفائنری ہیں ہمارے پاس کوئی یورو 5 تک کوئی بھی نہیں گیا. اب جتنی سموگ اسلام آباد اس میں لاہور کے اندر ہوتی ہے سردیوں میں, اور جس طریقے سے فیصل آباد کا یہ پورا ریجن اوکاڑا تک سارا کا سارا سموگ اور پولوشن کی وجہ سے, اور اس کا در بیماریاں ہیں, ٹرانس باؤنڈری بھی ہے لیکن پاکستان کا اپنا بھی حصہ ہے, اور 42% کے قریب پاکستان میں وہیکولر ہی ایمیشنز ہیں ایکچولی. تو اس کے اندر ہر کوئی یہ تو کہتا تھا کہ آپ گاڑیاں بند کر دیں, انجن بند کر دیں, لیکن کوئی پراپر سلوشن اس کا نہیں تھا. تو اس کا سب سے میں سمجھتی ہوں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ہم لوگوں نے ای ویہیکل پالیسی جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروو کروائی, اور ظاہری بات ہے ہم تو پالیسی میں کریں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج, لیکن امپلیمنٹیشن اس کے اوپر انڈسٹریز نے کرنی ہے کہ بیٹریز کس ملک میں سے آئیں گے اور بنیں گی کہاں پہ, اسٹیشن کہاں بنیں گے, چارجنگ کہاں سے ہوگی, پھر اس کی طریقے سے گاڑیاں ہم چاہتے ہیں مارکیٹ میں اور اچھی وقت کی ہم ضرورت بھی. اچھا, آن اے ویری لائٹر نوٹ زرتاج صاحبہ, آپ کا ایک انٹرویو میں نے سنا اور اس میں آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ خلاف کام کریں گے فیئرنس کرائمز کے خلاف. پرسنلی تو میں بہت اپریشیٹ کر رہی ہوں آپ کی اس چیز کو, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے ایک بڑا حصہ اس کا ہے جو خواتین ہیں, اور خواتین بڑے شوق سے لگاتی ہیں یہ فیئرنس کریم. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ جو ہے اس سے متاثر ہو سکتی ہے اس فیصلے سے, کیونکہ آپ جو فیئرنس کریمز ہیں ان کے خلاف کام کرنے جا رہی ہیں؟ عائشہ دیکھیے, آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے. جہاں میں نے پلاسٹک بیگز بین کو کیا, پولیتھین کے جو سنگل پلاسٹک بیگز بین ہیں, وہاں پہ میں اپنے پورٹ فولیو میں ایک اور کام کرنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ مینا مارٹا کنونشن ہے جس میں مرکری کا ایکسیسو یوز ہے, اور یہ پروٹوکول میری منسٹری کا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر آج تک کام نہیں ہوا. جو مرکری کا ایک ایکسیسو یوز ہے جس کی وجہ سے اسکن وائٹنگ کریموں میں جو ہے جس سے کینسر تک ہمارے لوگوں کو ہو جاتا ہے, پوری کی پوری اپر لیئر جو ہے وہ ادھڑ جاتی ہے, اور لوگ باہر اس میں نہیں جا سکتے ہوتے ہیں, دھوپ میں نہیں جا سکتے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اسکن کے لیے. دوسرا اس کا ایک سائیڈ بہت افیکٹ, شکریہ زرتاج صاحبہ. بالکل دوسرا سائیڈ افیکٹ اس کا کینسریس بھی یہ ہوتا ہے, اور اس سے جلد کا کینسر بھی ہوتا ہے, اور بڑا ہی زبردست قسم کا. میں تو کم از کم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس اقدام کے زرتاج گل وزیر صاحبہ کے پورے طریقے سے اپریشیٹ کرتی ہوں, اور میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل یہ غلط قسم کا کانسیپٹ ہے کہ گور